प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इसमें आपके साथ बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो आपका बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम पेपर है, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बातें करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं राजनीतिक इतिहास की, तो आपने बीए पार्ट प्रथम में पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मगध साम्राज्य, जिसका प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मगध साम्राज्य आप ये मान के चलिए 544 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईस्वी यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी, लगभग 1100 साल का जो राजनीतिक इतिहास है वो मगध के इर्द गिर्द घूमता है। बाद में हम देखते हैं कि मगध के पतन के पश्चात, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, आप हर्षवर्धन को उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता में प्रमुख भूमिका के रूप में देखते हैं कि जिसने कन्नौज को अपनी राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाकर उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का, संगठित करने का कार्य किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में जो राजनीतिक शून्यता स्थापित हो गई थी, या राजनीतिक शून्यता की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए तीन शक्तियों ने कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया। राष्ट्रकूट, गुर्जर परितिहार और बंगाल के पाल। और इन तीनों शक्तियों के मध्य जो संघर्ष हुआ वो भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों को निर्णायक सफलता प्राप्त हुई। और पहले जैसे माना जाता था कि उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक है, हिंदू शासक है, हर्षवर्धन को माना जाता था। आधुनिक काल में, या यूँ कहें कि वास्तविक रूप से कुछ इतिहासकार महेंद्रपाल, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, जिसने 885 ईस्वी से लेकर 915 ईस्वी तक शासन किया, उसको उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक मानते हैं। खैर, इसके बाद जब हम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के बाद, या यूँ कहें कि उससे पहले ही भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लग गए थे। यानी भारत, विशेषकर उत्तर भारत, कोई सार्वभौमिक सत्ता, राजनीतिक एकता के अधीन संगठित, शासित, व्यवस्थित, संगठित नहीं था, बल्कि यहाँ अनेक छोटे बड़े राज्य और वहाँ के शासक शासन कर रहे थे। आप जानते हैं कि कोई भी सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में विदेशी, बाह्य, पड़ोसी जो शक्तियाँ हैं वो, या उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है आक्रमण करने का, हस्तक्षेप करने का।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब राज्य कमज़ोर होता है, राजा कमज़ोर होता है, जब उसकी सैन्य सत्ता कमज़ोर होती है, तो कोई भी पड़ोसी या विदेशी बाहरी ताकत सत्ता उसे दबाने का प्रयास करती है। वही चीज़ हमें पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल से पहले के समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता या एकता का अभाव था, कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, बल्कि सभी राज्य अपने आप को एक देश मानते थे। सबके शासक अपने आप को एक पृथक देश, स्वतंत्र देश की भांति वो व्यवहार करते थे। एक दूसरे की सीमाओं पर, एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे, अपने अपने क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो वो जो स्थिति थी, आप जानते हैं कि वो बाह्य, बाहरी, पड़ोसी, वैदेशिक, महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सत्ता के लिए एक सुनहरा अवसर होती है, और यही चीज़ भारत में हमें दिखाई देती है। तो भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, मुस्लिम आक्रमण, तुर्क आक्रमण के समय, मुस्लिम आक्रमणों के समय जो भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी वो बिल्कुल उनके या बाह्य साम्राज्यवादी शक्ति के अनुकूल थी। अगर हम क्षेत्रीय राज्यों की बात करते हैं तो आप को मोटे तौर से दिखाई देती हैं जो परिस्थितियां हैं, क्षेत्रीय राज्य हैं। जैसे हम सिंध में अलग राज्य दिखाई देता है, स्वतंत्र राज्य दिखाई देता है, राजस्थान में स्वतंत्र राज्य दिखाई देते हैं, छोटे छोटे राज्य, राजपूत राज्य दिखाई देते हैं। कन्नौज में अलग राज्य दिखाई देता है, चंदेल वंश का जो शासन था कालिंजर में, वो वहाँ अलग दिखाई देता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारत राजनीतिक रूप से अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म, मुस्लिम राजनीतिक परिस्थितियाँ, व्यवस्था, परंपरा की संक्षिप्त में मैं आपसे बात करूं तो आप देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने 6वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में और 7वीं सदी के प्रारंभ में, 570 में उनका जन्म हुआ, 632 में उनकी मृत्यु हुई। तो इस दरमियान मोहम्मद साहब ने इस्लामिक विधि विधान, इस्लामिक धर्म को स्थापित किया। तो उसमें आप देखते हैं कि जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, उसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं, उसकी मान्यताओं की बात करते हैं, तो इस्लाम धर्म के जो राजनीतिक या धार्मिक प्रचार प्रसार की हम बात करते हैं, तो इस्लाम में प्रचार प्रसार धर्म परिवर्तन को जायज़ ठहराया गया है, यानी उसका निषेध नहीं है, मनाही नहीं है, उसको अपराध या गलत नहीं माना गया है, बल्कि धर्म परिवर्तन को या धर्म के प्रचार प्रसार को जायज़ माना गया। और उसके लिए एक विशेष लक्ष्य, उद्देश्य, प्रेरणा भी निर्धारित कर दी गई। ये माना गया कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत, शिक्षा, मान्यताओं और धर्म का प्रचार प्रसार अगर कोई व्यक्ति करता है, करने का प्रयास करता है, और उसमें ये जायज़ नाजायज़, सहमति असहमति कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति
इस्लाम के धर्म के प्रचार प्रसार करते वक्त अगर वो शहीद हो जाता है, मारा जाता है, तो भी उसको जन्नत मिलेगी, ये आश्वासन दिया गया और अल्लाह की नज़र में उसको श्रेष्ठ माना गया। यानी दो प्रेरणा का कार्य किया। दूसरी तरफ अगर वो नए क्षेत्र में, नए देशों में, नए भौगोलिक क्षेत्रों में जाएगा, लोगों को इस्लाम के सिद्धांत शिक्षाओं में से परिचित कराएगा, अवगत कराएगा और वहाँ राज्य स्थापित करेगा, तो उसको एक तो वो प्रेरणा मिली कि इस्लामिक जगत में वो सम्मान का भागीदार होगा, श्रेष्ठता प्राप्त करने का भागीदारी होगा, पुण्य का भागीदार होगा। अगर ऐसा करते हुए वो मारा जाता है तो उसको जन्नत नसीब होगी, ये प्रेरणा थी। दूसरी तरफ उसकी ये प्रेरणा थी कि नई जगह जाएगा, नया राज्य स्थापित करेगा, राज करेगा, वंश करेगा, इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा, तो वो दूसरी प्रेरणा थी। तो इसी प्रेरणावश उत्साही युवाओं ने इस्लाम के धर्म के प्रचार प्रसार और राज्य स्थापित करने की प्रेरणा को लेकर विश्व के अनेक द्वीपों, महाद्वीपों, क्षेत्रों की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और ताकत के बल पर, योग्यता के बल पर, बुद्धि के बल पर, ताकत के बल पर, सैनिक शक्ति के बल पर उन्होंने इस्लाम के सिद्धांत शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उसी कड़ी में हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जब हम बात करते हैं भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो हम बात करते हैं, तो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 का सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण आक्रमण के रूप में जाना जाता है। लेकिन इससे पहले 636 ईस्वी में भी ठाणे पर, ट्राम्बे पर एक मुस्लिम आक्रमण का दावा बोला जा चुका था। खैर, महत्वपूर्ण ये था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा दाहिर को युद्ध में पराजित किया और सिंध पर अधिकार कर लिया। दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इन आक्रमणों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा कि सिंध से आगे बढ़कर जो तुर्कों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कोई बड़े भूभाग पर वो अधिकार करने में सफल नहीं हुए। और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से जरूर इसका महत्व था। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्रों में, दर्शन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में एक दूसरे को प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरे बड़े मुस्लिम आक्रमण हुए भारत में, वो ये महमूद गजनवी के नेतृत्व में। गजनी में यामिनी वंश का जो शासन था, जिसमें 998 ईस्वी 998 ईस्वी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर महमूद गजनवी बैठा और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर कई आक्रमण किए। इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर आक्रमण में वो विजयी रहा, यानी वो कभी पराजित नहीं हुआ। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था भारत से धन प्राप्त करना। लूट के रूप में वो धन प्राप्त करना चाहता था। पंजाब के शाही राज्य से बदला लेना चाहता था, इस्लाम का
प्रचार प्रसार में भागीदार भी होना चाहता था, कुछ हाथी प्राप्त भी करना चाहता था। लेकिन भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही उसने इस दिशा में कोई प्रयास किए। तो उसने आक्रमणों में यहाँ से मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा, सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और अपार धन संपत्ति लूटकर यहाँ से ले गया। अगर उसके आक्रमणों के परिणामों की बात की जाए तो आर्थिक रूप से भले ही महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में वो धन यहाँ से लूट के ले गया। जो सैकड़ों पीढ़ियों से संचित जो धन था वो बाहर चला गया, और राजनीतिक दृष्टि से इनका फिर भी कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यह अलग बात है कि यहाँ की राजनीतिक अनेकता या राजनीतिक फूट को उजागर कर दिया और बाहरी शक्तियों, विदेशी शक्तियों, बाहरी शक्तियों के लिए एक तरह से मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया। लेकिन अगर भौगोलिक या राजनीतिक दृष्टि से कोई बड़ा भाग विदेशी सत्ता के अधीन नहीं आया, सांस्कृतिक दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भारत में इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, कई सूफी संत भारत आए, ये इसके दूसरे परिणाम हुए। अब बाद में हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद जो भारत में महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, वो हुए मोहम्मद गोरी के भारत पर विभिन्न आक्रमण। और मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो भारत में गजनवी के उद्देश्य और लक्ष्यों से अलग थे। वो भारत में मुस्लिम सत्ता और राज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।